हेलो फ्रेंड्स, आज मैं मैकेनिकल वर्कशॉप्स गोरखपुर के अंतर्गत कंडक्ट हुए जेई के पेपर्स के सॉल्यूशन देखेंगे। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि यह पेपर नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत जो मैकेनिकल वर्कशॉप्स गोरखपुर में है उसके अंतर्गत यह पेपर जूनियर इंजीनियर के लिए कंडक्ट कराए गए थे, जो कि प्रमोशनल कोटा 25% के अंतर्गत ये पेपर कंडक्ट हुए थे। अगर बात करें एग्ज़ाम डेट की तो भी हाल ही में 31 जनवरी 2023 को ये पेपर कंडक्ट कराए गए थे। अगर बात करें इस पेपर के अंतर्गत तो टोटल 100 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें कैंडिडेट को पूरे 100 प्रश्न का जवाब देना था। जिसमें के लिए अगर बात करें टाइम की तो 90 मिनट निर्धारित किए गए थे और इसके लिए टोटल मार्क्स 100 रखे गए थे। साथ ही आगे देखते हैं कि इस पेपर के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। सबसे पहले प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो पूछे गए थे व्हाट इज द पीरियोडिसिटी फॉर आईओएच ऑफ आईसीएफ कोचेज। मिस आईसीएफ कोचेज की इंटरमीडिएट ओवरहॉलिंग कितने महीने या अंतराल पर कराई जाती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे 9 मंथ। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यह आईसीएफ कोच की आईओएच की अवधि होती है। अगर यहीं पर आकर आपसे पीओएच की अवधि पूछ ली जाती आईओएच की आईसीएफ की तो यह 18 मंथ हो जाते। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो पूछे गए हैं द मैक्सिमम स्टैंडर्ड बफर हाइट एबव रेल लेवल टू सेंटर बफर इज, यानी बफर के केंद्र तक रेल स्तर से ऊपर अधिकतम मानक ऊंचाई कितनी होती है वो पूछे गए हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें तो मैक्सिमम स्टैंडर्ड हाइट पूछे गए हैं, जो कि 1105 mm होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपसे यहाँ पर मिनिमम पूछा जाता तो 10-30 स्टैंडर्ड बफर हाइट होता है, जो कि लोडेड कंडीशन में होता है और मिनिमम कंडीशन में होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं हाउ द वेट ऑफ बॉडी इज ट्रांसफर्ड ऑन ट्रॉली इन आईसीएफ कोच। मिस आईसीएफ कोच में बॉडी का वजन ट्रॉली पर कैसे स्थानांतरित होता है, तो यह साइड बियर के माध्यम से स्थानांतरित किए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं एलएचबी कोचेज आर प्रोवाइडेड विथ व्हाट टाइप ऑफ बियरिंग। मिस एलएचबी कोच किस प्रकार की बियरिंग प्रयोग किया जाता है, तो इसमें सीटीआरबी का प्रयोग किया जाता है। इसके अगर बात करें फुल फॉर्म की तो कार्टेज टेपर रोलर बियरिंग होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो पूछे गए हैं द कलर कोड ऑफ हेलिकल स्प्रिंग ऑफ आईसीएफ बोगी इज। मिस आईसीएफ बोगी के हेलिकल स्प्रिंग की कलर कोड पूछी गई है, जो कि अगर बात करें तो इसमें टोटल 3 ग्रुप में डिवाइड होते हैं ए बी सी। ए ग्रुप की अगर बात करें तो इसमें येलो कलर होते हैं। अगर बी में बात करें तो इसमें ऑक्सफोर्ड ब्लू कलर आते हैं और सी में अगर बात करें तो इसमें ग्रीन कलर की हेलिकल स्प्रिंग के टाइप्स आते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करिए तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलएचबी। एलएचबी की फुल फॉर्म पूछी गई है, तो यहाँ पर लिंक हॉफमैन बुश हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट इज द न्यू व्हील डायमीटर ऑफ एलएचबी व्हील। मिस एलएचबी पहिए का नया पहिया व्यास कितना होता है, तो वो 915 mm के होते हैं, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हाउ मेनी ब्रेक डिस्क आर माउंटेड ऑन 1 एलएचबी व्हील। यहाँ पर 1 एक्सल होना चाहिए था, यानी यहाँ पर एक एक्सल पर ब्रेक डिस्क की संख्या पूछी गई है, तो एक ब्रेक डिस्क पर टोटल 2 की संख्या में ब्रेक डिस्क लगे होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ बी सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ एलएचबी ब्रेक डिस्क। यहाँ ब्रेक डिस्क की डायमीटर पूछे गए हैं, तो यह 640 mm के होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर बात करें यहाँ पर थिकनेस की, यानी मोटाई की, तो इसकी थिकनेस होती है 110 mm, जो कि 96 mm पर आने पर हम इसको सर्विस से यानी कंडम कर देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ शॉक एब्जर्वर कनेक्टेड बिटवीन एलएचबी बोगी एंड कार बॉडी। मिस एलएचबी के बॉडी और बोगी के बीच कनेक्ट करने वाले शॉक एब्जर्वर्स कौन होते हैं, तो यह यो डैम्पर के नाम से जानते हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए यहाँ पर, इस 2 यानी सॉफ्ट शेड्यूल 2 ऑफ एलएचबी कोच इज डन इन। मिस एलएचबी कोच की सॉफ्ट शेड्यूल 2 कितने महीने या अंतराल पर कराई जाती है, तो इसकी अगर बात करें तो एलएचबी कोच की SS2 शेड्यूल्स जो होती है वह 1.3 ईयर्स या 12 लाख किलोमीटर जो भी पहले हो उस केस में कराए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 3 ईयर्स या 12 लाख किलोमीटर्स जो भी पहले उस केस में कराए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं, क्रॉस मेंबर ऑफ अंडर फ्रेम ऑफ एलएचबी कोचेज आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम। मिस एलएचबी कोचों की अंडर फ्रेम्स के क्रॉस मेंबर्स का निर्माण किया जाता है कौन से मटेरियल से, तो इसमें IRSM 41 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, हाउ मेनी ब्रेक सिलेंडर आर यूजेज इन एलएचबी टाइप कोचेज। मिस एलएचबी प्रकार के कोच में कितने ब्रेक सिलेंडर का प्रयोग किया जाता है, चूँकि अगर बात करें तो पर एक्सल्स 2 की संख्या में ब्रेक सिलेंडर लगे होते हैं, तो इस प्रकार टोटल एक कोच में 4 की संख्या में एक्सल्स होते हैं, तो इस प्रकार टोटल आपकी संख्या ब्रेक सिलेंडर्स की 8 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो पूछे गए यहाँ पर, व्हाट इज द नेम ऑफ केबल प्रोवाइडेड फॉर हैंड ब्रेक ऑफ एलएचबी कोच। मिस एलएचबी कोच में हैंड ब्रेक के लिए प्रदान की जाने वाली केबल्स का क्या नाम है, तो केबल्स की अगर बात करें तो इसमें फ्लेक्स बॉल केबल इसका सही उत्तर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ एंटी स्किड सिस्टम इन एलएचबी कोच। मिस एलएचबी कोच में एंटी स्किड सिस्टम का क्या उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य होता है टू प्रोटेक्ट व्हील अगेंस्ट स्किडिंग, यानी व्हील को स्किड होने से बचाना होता है, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं, द एप्लीकेशन ऑफ डंप वाल्व इन एलएचबी कोच इज। मिस एलएचबी कोच में डंप वाल्व का अनुप्रयोग है ब्रेकिंग और डी ब्रेकिंग दोनों केस में होता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए, द 99 कोड शोन ऑन एलएचबी कोच माइक्रो प्रोसेसर्स मीन्स। मिस एलएचबी कोच में माइक्रो प्रोसेसर पर प्रदर्शित होने वाले 99 कोड का अर्थ पूछा गया है यहाँ पर। तो 99 कोड की अगर बात करें यहाँ पर तो होल सिस्टम वर्किंग परफेक्टली हो जाएगा, यानी सारे सिस्टम 99 पर सही रूप से कार्य कर रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ ए सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए यहाँ पर 72 का कोड पूछा गया है कि इफ माइक्रो प्रोसेसर्स ऑफ एलएचबी कोच सोच 72 कोड्स। मिस 72 कोड की अगर अर्थ की अगर बात करें तो इसमें हो जाएगा परमानेंट फॉल्ट एट 1 एक्सल्स, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी परमानेंट फॉल्ट एट 1 एक्सल्स। 73 अगर कोड आपसे पूछा जाता है यहाँ पर तो सेवरल एक्सल्स हो जाता।
नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं विच टाइप ऑफ सीवीसी इज फिटेड इन एलएचबी कोच। मिस एलएचबी कोच में किस प्रकार के सीवीसी लगाया जाता है, तो इसमें एच टाइप सीवीसी लगे होते हैं, यानी एच टाइप टाइट लॉक सेंटर बफर कपलर, जो कि एंटी क्लाइविंग फीचर्स के साथ आते हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ बी सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर द सीबीसी फिटेड ऑन एलएचबी हैज फीचर्स, तो यहाँ पर ऑलरेडी एंटी क्लाइंबिंग फीचर्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर बात करें यहाँ एंटी क्लाइंबिंग की, तो जो दुर्घटना वगैरह होते हैं कोचेज की, तो उस दौरान कोचेज एक दूसरे पर नहीं चढ़ते हैं, बस यही यहाँ पर एच टाइप कपलर की विशेषता होती है, एंटी क्लाइंबिंग फीचर्स। यहाँ पर CDTS का फुल फॉर्म पूछे गए हैं, तो कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। WRA का फुल फॉर्म पूछे गए हैं, तो वाटर रेजिंग एपरेटस हो जाएगा, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न CDTS वर्क्स ऑन टू इलेक्ट्रिकली एंड न्यूमेटिक प्रेशर अरेंजमेंट दोनों पर काम करते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं व्हाट इज द पर्पस टू प्रोवाइड यो डैम्पर। मिस यो डैम्पर्स को प्रदान करने का क्या उद्देश्य होता है, तो इसका उद्देश्य है टू मिनिमाइज रोलिंग एक्शंस हो जाएगा, रोलिंग मोशंस। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए द गैंगवे ब्रिज माउंटिंग टू प्रोवाइड फॉर। मिस गैंगवे ब्रिज माउंटिंग के क्यों लगाया जाता है, तो टू प्रोवाइड अ ब्रिज बिटवीन टू कोचेज, यानी दो कोचों के बीच एक पुल प्रदान करने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं कर्टेन्स एंड रेक्जिन्स सीट्स प्रोवाइडेड ऑन एलएचबी कोचेज आर, यानी एलएचबी कोच में कर्टेन और रेक्जिन्स सीट दी जाती है, तो उसकी क्या खासियत होती है, तो इसमें अगर बात करें तो यह फायर रिटार्डेंट होता है, अग्निरोधी होते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछे गए फ्रीक्वेंसी ऑफ D3 शेड्यूल्स। तो D3 शेड्यूल्स की अगर बात करें तो D3 शेड्यूल्स जो डिपो शेड्यूल्स होते हैं एलएचबी कोच की, तो वह 6 महीने ±15 डेज के अंतराल पर कराए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं विथ रिस्पेक्ट टू किलोमीटर्स फ्रीक्वेंसी ऑफ सब शेड्यूल 3, यानी किलोमीटर के संदर्भ में सब शेड्यूल 3 की आवृत्ति पूछी गई है, कितने किलोमीटर पर ये कराए जाते हैं, तो SS3 होता है सब शेड्यूल 3, जो कि बात करें तो 6 ईयर्स या 24 लाख किलोमीटर जो भी पहले हो उस केस में कराए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्हाट इज द थिकनेस ऑफ एलएचबी ब्रेक डिस्क। ब्रेक डिस्क की मोटाई पूछी गई है, जो कि होते हैं 110 mm। ये न्यू कंडीशन में होते हैं, जब यह घटकर 96 mm पर आ जाता है इसकी थिकनेस, तो हम इसको सर्विस से कंडम कर देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं थिकनेस ऑफ साइड वाल्व सीट ऑफ एलएचबी कोच आर। मिस एलएचबी कोच की साइड वाल्व की थिकनेस, सीट की मोटाई कितनी होती है, तो इसकी थिकनेस की अगर बात करें तो यह 2 mm की होती है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए ब्रेक एक्सीलेटर इज अ, यानी ब्रेक एक्सीलेटर्स यानी त्वरक होते हैं, क्या होते हैं, तो वह इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन डिवाइस होता है, यानी आपातकालीन ब्रेक एप्लीकेशन डिवाइस। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं रिहेबिलिटेशन ऑफ कोचिंग स्टॉक इज कैरिड आउट बिटवीन, यानी कोचिंग स्टॉक का पुनर्वास कितने महीने यानी कितने वर्ष पर कराए जाते हैं रिहेबिलिटेशंस जो कि मिड लाइफ होते हैं कोचिंग स्टॉक की, तो वह 12 से 15 ईयर्स के अंतराल पर कराए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं व्हाट डू यू मीन बाई एफआरपी, यानी एफआरपी का से आप क्या समझते हैं, तो इसमें हो जाएगा फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए WSP की अर्थ पूछे यानी मीनिंग पूछे गए हैं, तो व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन डिवाइस हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं PEAV यानी PEAV का फुल फॉर्म पूछे गए हैं जो कि होता है पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म बाल्ब। ऑप्शन नंबर यहाँ सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं यहाँ पर कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ सपोर्टिंग डिवाइस, यानी सपोर्टिंग डिवाइस का उद्देश्य क्या होता है। तो सपोर्टिंग डिवाइस का उद्देश्य है टू सपोर्ट CBC हाइट एंड टू इक्वलाइज वर्टिकल फोर्स ऑफ CBC, यानी यहाँ CBC के वजन को सपोर्ट करने के लिए और CBC की लंबता शक्तियों के बराबर करने के लिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं ब्रेक कैलिपर यूनिट माउंटेड ऑन, मीन्स ब्रेक कैलिपर यूनिट किस पर लगी होती है। तो इसकी अगर बात करें ब्रेक कैलिपर यूनिट की तो यह बोगी क्रॉस बीम पर लगे होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है फ्लेक्स बॉल केबल डायरेक्टली कनेक्टेड टू, यानी फ्लेक्स बॉल केबल सीधे रूप से जुड़े होते हैं ब्रेक सिलेंडर से। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए व्हेन ब्रेक इंडिकेटर शोज ग्रीन ब्रेक विल बी, यानी जब ब्रेक इंडिकेटर हरा दिखाता हो तो ब्रेक होगा रिलीज स्थिति में। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है एक्सेल इज चेक्ड बाय, यानी एक्सेल की जांच डैश के द्वारा की जाती है तो UST की मदद से की जाती है, यानी अल्ट्रासोनिक की मदद से। यहाँ पर बी सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं कंडमिंग लिमिट ऑफ ब्रेक पैड, यानी ब्रेक पैड की कंडमिंग सीमा होती है 7 mm यानी 7 mm होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ डी इसका सही उत्तर हो जाएगा जो कि कंडमिंग लिमिट होती है। अगर यहाँ पर आपसे न्यू डायमेंशन पूछा जाता है ब्रेक पैड की तो वह 35 mm की होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं द मैक्सिमम स्पीड ऑफ LHB कोच इज 10 km/h, मीन्स LHB कोच की अधिकतम गति होती है वो 160 km/h होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ बी सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं ब्रेक पाइप प्रेशर इज 10 kg/cm², यानी ब्रेक पाइप का दबाव 5 kg/cm² होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ ए सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछे गए लेंथ ओवर बॉडी ऑफ ICF ब्रॉड गेज कोचेज, मीन्स ICF कोच की लेंथ ओवर बॉडी की अगर बात करें तो यह होते हैं 21,337 mm होते हैं, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा जो कि इसका लेंथ और बॉडी हो जाएंगे ICF कोचेज के केस में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हाउ मेनी डैम्पर्स आर फिटेड इन LHB कोच, मीन्स LHB कोच में कितने डैम्पर लगे होते हैं। तो इसमें टोटल डैम्पर्स की पूछे गए हैं LHB कोच में तो वो 18 की संख्या में होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ
सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही अगर बात करें यहाँ पर तो प्राइमरी के पर बोगी 4 होते हैं, सेकेंडरी के 2, यो डैम्पर 2 की संख्या में होते हैं पर बोगी, और लेटरल डैम्पर की अगर बात करें तो 1 की संख्या में होते हैं पर बोगी होते हैं। अगर सारे को आप ऐड करेंगे तो टोटल 9 मिलेंगे। इस प्रकार टोटल 2 बोगी होते हैं, तो इस प्रकार आपका टोटल 18 की संख्या में टोटल डैम्पर्स आ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 बफर्स एट वन एंड, इस एक छोर पर 2 बफर्स के बीच की दूरी कितनी होती है, तो वह 1956 mm के होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं कैपेसिटी ऑफ एयर रिजर्वायर ऑफ द कोचेज, इसमें कोच की वायु भंडार की क्षमता पूछी गई है, तो वह 200 लीटर के होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है हाउ मेनी इमरजेंसी विंडोज आर देयर इन एसी आईसीएफ कोचेज, इस इमरजेंसी विंडो की संख्या पूछे गए हैं आईसीएफ और आरसीएफ के केच में, तो वह 4 की संख्या में होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं कंडमिंग व्हील डाया इन फिएट बोगी इज डैश एमएम, मिस फिएट बोगी में डैश एमएम के व्यास के चक्के का कंडम कर दिया जाता है। तो जब 845 एमएम पर आते हैं तो यहाँ पर इसको हम एलएचबी व्हील्स को कंडम कर देते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट शुड बी द मिनिमम बफर हाइट आफ्टर पीओएच, यानी पीओएच के बाद न्यूनतम बफर ऊंचाई पूछी गई है, तो वह 1090 mm होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न के पूछे गए यहाँ पर ट्रे पैनिंग इज परफॉर्म्ड फॉर, एंड ट्रे पैनिंग किस लिए किया जाता है, तो ट्रे पैनिंग की अगर बात करें तो प्रोड्यूसिंग लार्ज होल विदाउट ड्रिलिंग, यानी बिना ड्रिल के मदद से लार्ज होल प्रोड्यूस करना ट्रे प्लानिंग कहलाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए यहाँ पर बीच ऑफ द फॉलोइंग इज अ चिपलेस मशीनिंग प्रोसेस, यानी चिप रहित यानी बिना चिप के मशीनिंग प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो बिना चिप रहित की अगर बात करें चिपलेस की तो इसमें हमारा मेटल स्पिनिंग हो जाएगा सही उत्तर, जो कि नॉन चिप रिमूवल प्रोसेस होता है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ ए सही उत्तर हो जाएगा, जो जिसका काम होता है कि फोर्स लगाना जिससे शेप मटेरियल के शेप तो बदल जा सकते हैं लेकिन इसमें चिप नहीं निकाला जा सके, यानी चिपलेस मशीनिंग प्रोसेस होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए मेटल स्पाइनिंग इसका सही उत्तर हो जाएगा। नर्लिंग इज एन ऑपरेशन, नर्लिंग एक ऑपरेशन है, तो इसका सही उत्तर होगा कि ऑफ जनरली रफिंग द सरफेस फॉर हैंड ग्रिप, यानी आमतौर पर हाथ पकड़ने के लिए सतह को खुरदरा बनाना नर्लिंग कहलाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइन फिनिशिंग ऑपरेशन, निम्नलिखित में से कौन सा फाइन फिनिशिंग ऑपरेशन नहीं है, तो इसका अगर बात करें तो टम्बलिंग इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि फाइन फिनिशिंग प्रोसेस ऑपरेशंस नहीं होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस इज रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग अ चैम्बर्स ऑन द एड्ज ऑफ अ होल, इस छेद के किनारे पर बम्पर्स चैम्फर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशंस आवश्यक होता है, तो इसकी ऑपरेशंस की अगर बात करें तो इसमें हमारा काउंटर सिकिंग इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसका काम होता है जो हमारा होल्स होते हैं उसके किनारे चैम्पर्स बनाना होता है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ बी काउंटर सिकिंग इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं इन द सीट मेटल ऑपरेशन सीट स्ट्रेस इज इंड्यूस्ड इन, में सीट मेटल्स ऑपरेशंस में कतरनी तनाव प्रेषित करता होता है। तो इसमें हमारी बात करिए अगर
शियर स्ट्रेस की, तो इसमें हमारा सही उत्तर की अगर बात करें तो ऑल ऑफ दोज, यानी ब्लैंकिंग, पंचिंग और ट्रिमिंग सारे उत्तर सही हो जाएंगे, यानी ऑल ऑफ द एबव इसका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहां पूछे गए हैं, इन following operations are to performed on a job which would be performed first। निम्नलिखित ऑपरेशंस को एक जॉब पर कार्य पर दिया जाता है, तो पहले कौन सा हम करेंगे। तो इसमें अगर बात करें सारे जॉब जो हमारा ऑप्शन दिए गए ड्रिलिंग, बोरिंग, काउंटर सिंकिंग और टैपिंग, तो इसमें सबसे पहला प्रोसेस की अगर बात करें तो इसमें हम ड्रिलिंग सबसे पहले करेंगे, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न यहां पूछे गए हैं, सीट मेटल ड्राइंग ऑपरेशंस इज यूज्ड टू मेक, मींस सीट मेटल्स ड्राइंग ऑपरेशंस का उपयोग निम्नलिखित में से क्या बनाने के लिए किया जाता है। तो सीट मटेरियल ड्राइंग की अगर बात करें तो इसका उपयोग कप्ड शेप्ड पार्ट्स बनाने के लिए किया जाता है, यहां पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए, बीच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज मोस्ट इलास्टिक, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सबसे अधिक इलास्टिक यानी लचीदार है। यहाँ पर रबर इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए यहाँ पर, फॉर अ डक्टाइल मटेरियल टफनेस इज मेजर्स ऑफ, मीन्स डक्टाइल मटेरियल्स सामग्री के लिए टफनेस किसका मापक है। तो यहाँ पर बात करें टफनेस की, तो यहाँ पर अगर बात करें सही उत्तर की तो एबिलिटी टू ऑब्जर्व एनर्जी अप टू द फ्रैक्चर, मीन्स तब तक एनर्जी लगा तब तक जब तक वह फ्रैक्चर ने टूट न जाए, तब यानी यह हमारा टफनेस का मेजरमेंट होता है। यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी एबिलिटी टू ऑब्जर्व एनर्जी अप टू द फ्रैक्चर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए यहाँ पर, द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल विच इनेबल्स इट टू रेसिस्ट फ्रैक्चर ड्यू टू हाई इम्पैक्ट्स लोड्स इज नोन एज, यानी जो मटेरियल के उच्च प्रभाव भार के कारण फ्रैक्चर की प्रतिरोध करने में जो हमारा सक्षम कहलाता है वो क्या कहलाते हैं। तो वो हमारा टफनेस कहलाते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी सही उत्तर हो जाएगा, यानी जो मटेरियल की जो प्रॉपर्टी ऐसा हो जिसको तब तक इनेबल्स यानी हाई इम्पैक्ट लोड्स डाला जाता है जब तक वह टूट न जाए, तो उस कंडीशन को हम टफनेस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, डक्टिलिटी ऑफ अ मटेरियल कैन बी डिफाइनेड एज, किसी पदार्थ की डक्टिलिटी यानी तन्यता को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि एबिलिटी टू अंडरगो अ लार्ज परमानेंट डिटोनेशंस इन कंपेरिजन्स, या एबिलिटी टू रिकवर इट्स ओरिजिनल्स, या एबिलिटी टू अंडरगो अ लार्ज परमानेंट डिफॉर्मेशंस इन टेंशन। सारे यहाँ पर ऑल ऑफ दीज ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछे गए, द मटेरियल्स विच एग्जिस्ट द सेम इलास्टिक प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शंस आर कॉल्ड, मींस वे पदार्थ जो सभी दिशाओं में समान प्रत्यावस्था प्रदर्शित करते हैं क्या कहलाते हैं। तो इसे आइसोट्रॉपिक्स कह सकते हैं, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसका काम होता है कि सारे डायरेक्शंस में सेम इलास्टिक प्रॉपर्टीज दिखाए। नेक्स्ट प्रश्न है मेलिएबिलिटी यानी आघात वर्धनीयता जो होता है, इसकी अगर बात करें तो इसका काम होता है कि एबिलिटी टू डिफॉर्म यानी विकृत करने की क्षमता होता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ डी इसका सही उत्तर होगा।
नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं फेलियर ड्यू टू रिपीटेड और रिवर्सल स्ट्रेस इज कॉल्ड। मिस रिपीटेड या रिवर्स्ड उत्क्रमणीय तनाव के कारण विफलता कहलाती है। तो यहाँ पर फैटिक ड्यू टू रिपीटेड पूछे गए और रिवर्सल स्ट्रेस के केस में तो वो हमारा फैटिक हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं ईस्ट कोस्ट रेलवे का हेडक्वार्टर पूछे गए हैं, जो कि भुवनेश्वर में है, यानी ECOR का हेडक्वार्टर भुवनेश्वर में स्थित है, यानी ईस्ट कोस्ट रेलवे का। यहाँ पर ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं व्हाट इज द कोड ऑफ LHB 3 टीयर AC कोचेज। मिस LHB 3 टीयर कोचेज की कोड की अगर बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा LWACCN। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं व्हाट इज द लेंथ ऑफ LHB कोच। मिस LHB कोच की लेंथ पूछी गई है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो लेंथ अबाउट बॉडी की यहाँ पर तो 23,540 mm हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी सही उत्तर होगा। वहीं अगर आपसे लेंथ अबर कपलर पूछा जाता तो यह 24,000 mm के होते हैं इसकी लेंथ LHB कोच के केस में। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं कि LHB कोच में प्रयुक्त होने वाली बोगी कौन सी होती है। तो LHB कोच में फिएट बोगी का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सॉफ्ट शेड्यूल्स 1 कितने दिनों में कराए जाते हैं। तो सॉफ्ट शेड्यूल 1 की अगर बात करें तो इसमें 18 मंथ प्लस माइनस 30 डेज होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अगर या तो 6 लाख किलोमीटर्स पहले हो जाए तो उस केसेस में भी ऐसे सॉफ्ट शेड्यूल्स 1 कराए जाते हैं। निम्नलिखित में यानी किस मेंटेनेंस शेड्यूल्स में कोच को यांत्रिक कारखाने में भेजने की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर IOH के दौरान भी हम कोचेज को हम वर्कशॉप से नहीं भेजते हैं और सब शेड्यूल्स 1 के दौरान भी नहीं भेजते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी बोथ A एंड C इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात करें सॉफ्ट शेड्यूल 1 की तो यह 18 मंथ पर कराए जाते हैं और IOH 9 मंथ पर कराए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं कि ICF कोचेज की कोडल आयु पूछे गए हैं, जो कि 25 ईयर्स होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए विच इज नॉट द एडवांटेज ऑफ LHB कोचेज ओवर ICF कोच। मीन्स ICF कोच के मुकाबले में LHB कोच की क्या फ़ायदा नहीं है। तो इसमें हाई कोरोजन होती जो कि फ़ायदेमंद नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है फीबा का फुल फॉर्म पूछे गए हैं, जो कि है फेलियर इंडिकेशन कम ब्रेक एप्लीकेशन डिवाइस होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए मैक्सिमम हाइट फ्रॉम रेल लेवल्स ऑफ CBC कोच अंडर इट्स टियर कंडीशंस शुड बी एज अंडर। मीन्स एक कोच की टियर स्थिति में तहत CBC के रेल स्तर से अधिकतम ऊंचाई निम्नलिखित में से क्या होनी चाहिए। तो यह 1105 mm की एम्प्टी कंडीशन टियर कंडीशन में मैक्सिमम हाइट होते हैं। यहाँ पर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न एक मैथ से पूछे गए हैं कि P and Q आर इन द रेशियो 5:6 के रेशियो में दिया गया है एंड द डिफरेंस ऑफ दियर स्क्वायर्स इज 99 द वैल्यू ऑफ P इज। यहाँ पर इसकी अगर बात करें तो इसको 5x और इसको 6x कंसीडर कर ले तो इस प्रकार आपकी 36x स्क्वायर और 25x स्क्वायर जो आपका स्क्वायर आएगा उसको डिफरेंस यहाँ पर 99 दिया गया है। यहाँ से आप यहाँ पर डिफरेंस अगर निकालते हैं तो 11x स्क्वायर जो कि इक्वल हो जाएंगे 99 की, और यहाँ से 11 को और 99 में डिवाइड करते हैं तो आपका 9 आ जाएगा और यहाँ से आपकी x की वैल्यू 3 निकल कर आएगा। अगर यहाँ पर आपसे p की वैल्यू पूछी गई है तो यहाँ पर p की वैल्यू आपकी 5:3 आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर
बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि पी की वैल्यू होंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछे गए, इफ 20% ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 50% ऑफ x माइनस वाई देन द x रेशियो y इज इक्वल टू। तो यहाँ पर अगर आप यहाँ पर लेना चाहे x प्लस वाई को, जब 20% को आप न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे आप, तो 1/5 आ जाएगा, जो कि इक्वल होंगे x माइनस वाई के 1/2 के, जो कि 50% को जब आप कन्वर्ट करेंगे। तो इस प्रकार जब आप कन्वर्ट करने के बाद आपका 7x बराबर 7y बराबर 3x आ जाएगा। और यहाँ से अगर आप x y निकालना चाहे तो 7y3 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी 7:3 के रेशियो में हमारा x रेशियो y का उत्तर आएंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं कि कोई नॉर्थ की तरफ चलना स्टार्ट करता है, यानी यू गो नॉर्थ, टर्न राइट, देन अगेन राइट एंड गो टू द लेफ्ट, यानी लेफ्ट की तरफ चलते हैं। तो किस डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो आपका सही उत्तर ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए यहाँ पर, तीनों की हमारा ए बी सी का वैल्यू दिए गए हैं और इसमें ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई सी का यहाँ पर वैल्यू पूछे गए हैं। तो यहाँ पर तीनों का आप पुट कर देंगे 3 + 4 + 7 सीधे सीधे, और यहाँ पर सी के वैल्यू 7 आप यहाँ पर ले लेंगे। तो यहाँ पर जब पाएंगे कि टोटल आपकी 14 आ रहा है, डिवाइडेड 7 से करेंगे तो टोटल आपकी 2 आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपकी सी उत्तर हो जाएगा 2। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, इफ ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीज्ड बाई 50% द परसेंटेज इंक्रीजेज इन द सरफेस एरिया, यानी एक घन की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि की जाती है तो घन के क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होंगे। आप जानते होंगे कि घन का क्षेत्रफल 6a² होता है, जहाँ पर a इसकी किनारा यानी एड्ज होता है, यानी 6 यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगा, यहाँ से हम हटा लेंगे। यहाँ पर जो वेरिएबल वैल्यू है एड्ज, उसको 50% बढ़ाया गया है। तो यहाँ पर अगर बात करें शुरू में आपकी 100 अगर सेंटीमीटर या मीटर आपकी अगर वैल्यू हो, जो बढ़कर आपकी 150 हो जाता है। तो 100 का स्क्वायर आप यहाँ से कर लेंगे और 150 का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पर आपकी 10,000 और यहाँ पर आपकी इतना वैल्यू आ जाएंगे। जो आपको अगर इसमें अगर निकालना चाहे तो टोटल 125 की डिफरेंस क्रिएट हो रहे हैं, जो ये आपकी बढ़ोतरी हो जाएगा, यानी वृद्धि होगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ डी इसका सही उत्तर हो जाएगा 125%। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं, मिस्टर शर्मा इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ Rs25,000 इन अ फिक्स्ड डिपॉजिट एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट 88% पर एनिमम फॉर 2 years, व्हाट अमाउंट मिस्टर शर्मा विल गेट ऑन इन मैच्योरिटी। यानी जी बात करें यहाँ पर तो श्री शर्मा ने 25,000 रुपये की राशि का निवेश 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 8% की दर से किया। तो 2 वर्ष बाद उसको कितने अमाउंट टोटल मिलेंगे वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो टोटल अमाउंट की अगर बात करें तो यहाँ पर टोटल वह 25,000 की इन्वेस्टमेंट किए, ठीक। इसमें अगर बात करें तो यहाँ पर हमारा 8% की रेट दिया गया है, जो कि अगर बात करें 2 साल के लिए है। यहाँ पर सारे को अब कट लगाएंगे तो 27/25 इंटू 27/25 आ जाएगा, जिससे यह हमारा प्रिंसिपल है 25,000। सारे को अगर वैल्यू आप निकालना चाहे तो यहाँ पर आपकी 29,160 mm आ जाएगा, जो कि इसकी टोटल वैल्यू होगी। यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर इस प्रकार आपकी बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 29,160 रुपये, जो कि 25,000 का कोई अमाउंट 8% की दर से 2 साल के लिए लगाया जाता है, तो 29,160 रुपये आएंगे। यहाँ पर पूछे गए द कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल्स एंड चेयर टुगेदर इज 690 इफ
द टेबल्स कोस्ट 30% मोर देन द चेयर, देन द फाइंड द कोस्ट प्राइस ऑफ द टेबल्स एंड चेयर रेस्पेक्टिवली। यानी यहाँ पर बोले गए कि एक मेज और एक कुर्सी का क्रय मूल्य मिलाकर 690 रुपया होता है। यदि मेज की कीमत कुर्सी से 30% अधिक है तो मेज और कुर्सी के क्रमशः मूल्य पूछे गए हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें कि टेबल का कॉस्ट बोला गया है चेयर के मुकाबले 30% ज़्यादा है, तो चेयर की अगर आप 100 ले लो अगर वैल्यू, तो इस केस में हमारा टेबल्स की वैल्यू हो जाएगी 130। तो यहाँ पर आपकी 13 रेशियो 10 की रेशियो में हमारा ये डिवाइड होंगे। टोटल आप दोनों को ऐड करेंगे तो 23 आएगा, जो कि आपका टोटल अमाउंट है 690। इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपकी 30 आ जाएगा, 30 की रेशियो में डिवाइड होंगे। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है चेयर्स और दोनों को रिस्पेक्टिवली, तो टेबल का आप जब 30 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर 10 को जब 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आपका टोटल अंतर 390 और 300 mm की रिस्पेक्ट में आएगा, जो कि आपकी टेबल और चेयर रिस्पेक्टिवली वैल्यू होंगे। जो कि हमारे ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए में इसका वैल्यू है, जो कि हमारा इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछे गए ए शॉपकीपर्स अलाउज 3 सक्सेसिव डिस्काउंट्स 50%, 40% एंड 20% रेस्पेक्टिवली, फाइंड द इक्विवेलेंट डिस्काउंट्स। मीन्स एक दुकानदार क्रमशः 50%, 40% एंड 20% की लगातार तीन छूट देते हैं, तो समतुल्य छूट पूछा गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर बात करिए कि कोई हम मार्केट प्राइस यहाँ पर अगर ले लें कि ये हमारा 100% है, ठीक 100 है, इसमें हमारा 3 डिस्काउंट्स दिया जाता है। तो यहाँ पर हम डिस्काउंट्स निकालना चाहेंगे पहले 100 पर, तो हमारा 50 देता है तो हमारा 50 पर बेचेंगे डिस्काउंट देने के बाद। फिर यहाँ 40 का डिस्काउंट है तो हमारा 60 यहाँ पर आ जाएगा, और 20% का डिस्काउंट है तो यहाँ पर 80 हमारा बच जाएगा। तो यहाँ पर टोटल आप निकालेंगे तो इस प्रकार पाएंगे कि आपका 24 आ रहा है सारे कटकर। तो आपका सेलिंग प्राइस आपका 24 आ गया, मार्केट प्राइस आपकी 100 है। तो इस प्रकार टोटल सक्सेसिव डिस्काउंट्स की अगर बात करें तो दोनों को घटा लेंगे तो इस प्रकार आपकी 66 आ जाएगा, 76, जो कि आपकी सक्सेसिव डिस्काउंट होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं इन द फर्स्ट 10 आवर्स ऑफ अ क्रिकेट गेम द रन रेट वाज ओनली 3.2, व्हाट शुड बी द रन रेट इन द रिमेनिंग 40 आवर्स टू रीच द टारगेट 282 रन्स। मीन्स एक क्रिकेट खेल में पहले 10 ओवर्स में रन रेट केवल 3.2 की थी। 282 रन की लक्ष्य को पहुंचने के लिए शेष खेल में जो 40 ओवर्स के रह गए उसमें रन रेट क्या होनी चाहिए। तो यहाँ बात करें अगर तो पहले 10 ओवर्स में 3.2 का रन रेट है, 10 ओवर्स में बने हैं, तो टोटल यहाँ से आपकी 32 रन्स आ जाएगा, जो कि शुरुआती 10 ओवर्स में थे। आपको बनाने हैं 282 रन्स। यहाँ से आप 32 को अगर घटा लेते हैं अगर, तो आप यहाँ पर आपको 250 आ जाएगा, 250 रन्स, जो आपको 40 ओवर्स में बनाने हैं। तो इस प्रकार आप कट लगाएंगे तो 6.25 की रन रेट से अगले 40 ओवर्स में आपको रन बनाने होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछेगा द एवरेज वेट ऑफ ए बी सी इज 45, द एवरेज वेट ऑफ ए एंड बी इज 40 एंड बी एंड सी की एवरेज वेट 43 दिया गया है। तो इस केस में हमारा बी का वेट पूछे गए हैं। तो यहाँ पर आप जो एवरेज वेट ए बी सी का 45 दिया गया है, तो 45 पे जब आप टोटल वैल्यू इसका निकालेंगे तो 135 आ जाएगा। फिर यहाँ पर ए एंड बी दिया गया है, तो ए और बी का टोटल अगर वैल्यू यहाँ से निकाले तो 40 × 2 बराबर 80 हो जाएगा। बी एंड सी की वैल्यू हमारा यहाँ पर 43 एवरेज वैल्यू है, तो टोटल वैल्यू इसकी अगर बात करें तो 43 × 2 86 हो जाएगा। यहाँ से हमसे बी का वैल्यू पूछा गया है, तो हम ये दोनों को ऐड करेंगे और यहाँ से हम घटा लेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर 135 माइनस 80 और 86 को जब घटाएंगे तो आपका यहाँ पर 166, जो घटकर आपका यहाँ पर 31 आ जाएगा।
जो कि हमारा बी की वैल्यू होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी 31 kg जो कि बी की वेट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए, हाउ मेनी डिजिट्स इन पीएल नंबर्स फॉर स्टॉक आइटम्स। मिस्ड स्टॉक मद के लिए पीएल नंबर्स की जो वैल्यू होती है वो कितने अंक के होते हैं। तो पीएल नंबर जो कि प्राइस लिस्ट नंबर होता है जो कि स्टॉक आइटम के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो कि 8 अंक के होते हैं टोटल। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए, हाउ मेनी डिजिट्स इज द पैसेंजर नेम रिकॉर्ड पीएनआर ऑफ रेलवे टिकट्स। यानी रेलवे टिकट्स का पैसेंजर नेम रिकॉर्ड यानी पीएनआर नंबर कितने अंकों का होता है। तो वह 10 डिजिट्स का होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ सी इसका सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, डैश इज क्रिएटेड फॉर पर्पस फॉर ऑफ नॉन स्टॉक आइटम्स। नॉन स्टॉक मदों की खरीद हेतु बनाया जाता है। तो DS8 हो जाएगा यहाँ पर उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो एट प्रेजेंट ऑन विच पैटर्न इंसेंटिव इज गिवन इन मैकेनिकल वर्कशॉप्स गोरखपुर। वर्तमान समय में यांत्रिक कारखाना गोरखपुर में किस पैटर्न्स पर इंसेंटिव दिया जाता है। तो CLW यानी चित्रबंधन लोकोमोटिव वर्क्स के पैटर्न्स पर दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एज पर सेक्शन 2 इन फैक्ट्री एक्ट जो 1948 में आया था 1948 में, हु बिल कॉल्ड एन एडल्ट। यानी कारखाना अधिनियम की धारा 2 के अनुसार वयस्क को किसके कहा जाता है, वयस्क। तो इसमें अगर बात करें तो ए पर्सन हु हैज कंप्लीटेड 18 ईयर्स ऑफ एज दैट इज कॉल्ड एन एडल्ट। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर हाउ मेनी आवर्स इन अ वीक कैन एन एडल्ट वर्क एज अ फैक्ट्री एक्ट। यानी फैक्ट्री एक्ट जो 1948 में आया था उसके अनुसार एक वयस्क कितने घंटे काम कर सकते हैं एक सप्ताह के अंतर्गत। तो इसमें 48 आवर्स ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगर बात करें तो यहाँ से 91 से लेकर 100 तक हमारा टोटल 10 प्रश्न है। इसके अलावा यहाँ पर और में भी एक मेंशन है हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज से। या तो आप यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न कर सकते हैं, यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज का मदद भी आप ले सकते हैं जो कि एक प्रश्न में एक और के अथवा के अलावा में दिए गए हैं। यहाँ पर हम दोनों प्रश्न को दिलेंगे जवाब। यहाँ बात करें तो राजभाषा नीति की जानकारी देने वाले अनुच्छेद 343 से लेकर 351 के संविधान किस भाग में आते हैं। तो वो भाग 17 के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर आपको किसी दोनों प्रश्न में से किसी एक प्रश्न का ही जवाब देना है, दोनों का नहीं देना है। अगर आप चाहे तो राजभाषा दे सकते हैं या तो आप यहाँ पर जो 91 का पहला प्रश्न दिया गया उसके अनुसार दे सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो यहाँ पूछे गए फुल फॉर्म ऑफ PTO। तो प्रिविलेज टिकट ऑर्डर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। इसमें अलावा यहाँ पूछे गए हैं और में दिया गया यहाँ पर प्रश्न कि राजभाषा की संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं। तो टोटल 30 सदस्य होते हैं, जिसमें अगर बात करें लोकसभा से तो लोकसभा से 20 सदस्य और राज्यसभा से 10 मेंबर्स होते हैं। इसके अध्यक्ष की बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हाउ मेनी डेज ऑफ LAP इन अ कैलेंडर ईयर अ परमानेंट और टेम्प्रोरी रेलवे सर्वेंट शैल बी इंटाइटल्ड टू गेट। मीन्स एक कैलेंडर वर्ष में एक अस्थायी या अस्थायी रेल सेवक को कितने दिनों का LAP यानी लीव ऑन एवरेज पे का हकदार होंगे। तो इसमें अगर बात करें पर ईयर पूछा गया कैलेंडर ईयर में तो 30 के नंबर्स में होंगे। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर दे नहीं पाते जवाब तो आप ऑफिशियल लैंग्वेज का जवाब दे सकते हैं। यानी वेन वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स पास्ड। यानी राजभाषा नियम कब पारित किया गया था। तो राजभाषा नियम पूछा गया जो कि 1976 में पारित किया गया था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होंगे। विद इन विच पीरियड पैटर्निटी लीव यानी PL लीव के बारे में यहाँ पर पूछे गए हैं। कैन भी ग्रांटेड पितृत्व अवकाश किस अवधि के भीतर दिया जा सकता है। तो विद इन द 6th मंथ ऑफ डेट ऑफ बर्थ ऑफ चाइल्ड। यानी बच्चे के जन्म से 6 महीने के अंदर लिया जा सकता है जो कि होता है 15 डेज के लिए प्रदान किया जाता है। और यह अप टू
2 चिल्ड्रेन, यानी 2 बच्चों तक ये पैटर्निटी लीव दिए जाते हैं। यहाँ ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर अथवा में भी एक प्रश्न दिए गए हैं कि द चेयरमैन ऑफ रेल हिंदी सलाहकार समिति, यानी रेल हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष की अगर बात करें तो इसमें रेल मंत्री इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए, हाउ मेनी डेज ऑफ LHAP यानी लीव ऑन हाफ एवरेज पे कैन बी एक्यूमुलेटेड टू अ रेल एम्प्लॉय इन होल सर्विस, यानी रेल कर्मचारी को उसकी पूरी सेवा में कितने दिनों की LHAP प्रदान किया जमा किया जा सकता है। तो LHAP में कोई भी कंडीशन नहीं है, यहाँ पर अनलिमिटेड जमा कर सकते हैं। यहाँ पर अथवा में भी एक प्रश्न दिया गया है इसमें, जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज से है। तो व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया एक्सेप्ट हिंदी रिटेन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, यानी भारतीय संविधान सभा ने कब देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया। तो यह 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं, मैक्सिमम LAP डेट कैन बी ग्रांटेड एट अ टाइम टू अ रेलवे सर्वेंट सेल बी डेज, यानी रेल सेवक को एक बार में दी जाने वाली अधिकतम लीव ऑन एवरेज पे यानी LAP की संख्या पूछे गए हैं। तो मैक्सिमम एक कर्मचारी 180 दिन से ज़्यादा LAP नहीं ले सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। यहाँ पर अथवा में पूछे गए प्रश्न कि इन 20 रीजन्स डच गुजरात कमिंग अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स, तो यहाँ पर बात करें गुजरात कौन से क्षेत्र में आता है राजभाषा नियम के अनुसार, वो पूछे गए हैं। तो गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब ये हमारा बी रीजन यानी ख क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं राजभाषा नियम के अनुसार। यहाँ पर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, CWM यानी चीफ वर्कशॉप मैनेजर इज कंपोनेंट टू सैंक्शन एक्स इंडिया लीव टू अ नॉन ग्रेजुएटेड रेलवे सर्वेंट वर्किंग इन अ वर्कशॉप्स अप टू, यानी वर्कशॉप में काम करने वाले गैर राजपत्र रेल कर्मचारी को कितने दिन के लिए एक्स इंडिया अवकाश स्वीकृत करने के लिए चीफ वर्कशॉप मैनेजर सक्षम है। तो इसमें अगर बात करें तो CWM कितने दिनों के लिए, तो इसका अगर सही उत्तर की बात करें तो इसमें 180 डेज मैक्सिमम तक वो सैंक्शन कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ 20 का सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर अथवा में एक प्रश्न पूछे गए हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्राप्त है। तो इसमें अनुच्छेद 343 के 1 में यह प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, द मैक्सिमम लिमिट अप टू डैश डेज जो SCL दिया जाता है कैन बी सैंक्शन टू अ रेलवे एम्प्लॉइज फॉर पार्टिसिपेशन इन द स्पोर्ट्स इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, यानी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के खेल आयोजनों में भाग लेने के लिए रेल कर्मचारियों को SCL कितने दिनों तक की अधिकतम सीमा में मंजूर की जा सकती है। तो जो इंटरनेशनल और नेशनल गेम के इवेंट्स होते हैं स्पोर्ट इवेंट्स, उसमें SCL की मैक्सिमम लिमिट की अगर बात करें तो वह 90 डेज की होती है। यहाँ पर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर अथवा में एक प्रश्न पूछे गए हैं कि रेल स्टेशन पर नाम का क्रम जो अनाउंस होते हैं वो किस क्रम में होना चाहिए। तो इसकी अगर बात करें तो सबसे पहले जो प्रादेशिक भाषा होता है, जो उस रीजनल लैंग्वेज होते हैं उस केस में वो अनाउंस किए जाते हैं, फिर हिंदी फॉर्म में, फिर अंग्रेजी फॉर्म में अनाउंस किए जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, व्हाट इज द डेट फ्रॉम विच द रेलवे सर्वेंट D&AR रूल्स 1968 केम इनटू फोर्स, यानी वो कौन सी तारीख है जब रेल कर्मचारी को D&AR रूल्स 1968 को प्रभाव में लाया गया था। तो यह 1 अक्टूबर 1968 सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसमें अगर बात करें तो इसमें अथवा में भी एक प्रश्न पूछे गए हैं कि संविधान के भाग 5 में राजभाषा नीति के संबंधित उपबंध किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 120 में आता है भाग 5 के, जो कि हमारा संसद से रिलेटेड होता है। यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 120।
नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, विच नंबर ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म इज यूज्ड टू इशू मेजर पेनाल्टी चार्जशीट्स अंडर रेलवे सर्वेंट D&AR रूल्स। यानी रेल सेवक D&AR रूल्स के तहत जो मेजर चार्जशीट होता है जारी करने के लिए कौन से मानक प्रपत्र का प्रयोग किया जाता है, तो मेजर पेनाल्टी के लिए A5 का प्रयोग किया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ बी सही उत्तर होंगे। इसमें अलावा यहाँ पर दूसरे प्रश्न अथवा में पूछे गए इसका कि राजभाषा अधिनियम 1963 की किस धारा के अंतर्गत दस्तावेज हिंदी और अंग्रेजी में द्विभाषी में जारी होंगे, तो वह धारा 333 के अंतर्गत आते हैं, जिसके अगर इफेक्ट की अगर बात करें तो यह 26 जनवरी 1965 को यह इफेक्ट में आया था, जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 जो 10 मई 1963 को आया था, उसके बाद यह बाद में जाकर ये ऐड किया गया था धारा 33, जिसके अंतर्गत कोई भी दस्तावेज अगर जारी होते हैं तो वह हिंदी एंड अंग्रेजी दोनों भाषा में जारी किए जाएंगे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके पास भी कोई ऐसा पेपर हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर्स पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।